नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बजट। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। सीधा रुख करेंगे विधानसभा की ओर। आखिर किन मुद्दों को लेकर अब चर्चा जारी है। अमरजीत ढांडा जी, हो गए जी, 10 मिनट हो गए। अमरजीत ढांडा जी, हाँ, एक बात तारीफ की भूल गया। अमरजीत ढांडा, ये बजट जो है इसमें अनेक बातें बड़ी अच्छी भी की हैं और इस सरकार ने भी बहुत ऐतिहासिक बढ़िया काम भी खूब करे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय अनेक कमियां भी हैं और वो कमी आप तो घंटी बजा देते हो अध्यक्ष महोदय। आपको तो बहुत लाड इज्जत करता हूं आपकी, तो कम से कम बोलने का समय किसने देना है? टाइम बलराज कुंडू आपने फैसला करना है। हुड्डा साहब ने बैठना है, आपने 4 दिन का और बढ़ा दो, दोबारा कहो भाई अपनी बात को, चाहे सारी 20-20 मिनट कहो, क्या दिक्कत है? और स्टेट्स में भी तो अध्यक्ष महोदय वो खूब समय मिलता है लोगों को। नहीं, हम भी खूब, बहुत बातें, बहुत जरूरी बातें रहेगी। बलराज कुंडू जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 1.5 मिनट मेरी दादा ले गया जिसने कैलकुलेट, मैंने नोट कर लिया, 3-1 हो गया। अध्यक्ष जी, इस बजट को देखा, थोड़ा बहुत इतनी समझने का प्रयास किया। 1,77,000 करोड़ का बजट को लाया और जिसमें आमदन 1,06,000 लाख करोड़ की आमदन है और लगभग 71,000 करोड़ का जो है इसमें कर्ज लिया गया है। टोटल इस प्रकार से 1,77,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है माननीय सीएम साहब ने। और इसमें जो देखने को मिला, पिछले 3 साल का एवरेजली जो हम आए हैं उसके तीसरा बजट है हमारे सामने ये, तो इसमें ये देखने को मिला कि हर साल जो कर्ज है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा है उसमें। ये हर साल का 10,000 करोड़ का इजाफा जो नोट करने को मेरी समझ में जो आया है। और लगभग इस वित्त वर्ष में जो अभी चालू आगे होना है 2022 और 23 में लगभग 20,900 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना है इस बजट जो इसका प्रावधान किया गया है। तो उसको घटा देते हैं तो 1,57,000, 1 लाख बल्कि 56,000 के करीब का ये बजट बचता है, जिसके अंदर जो प्रावधान किया है वो लगभग 77,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया है, जिसमें डेवलपमेंट होनी है, नई कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री, जो भी डेवलपमेंट होनी, सड़कें बननी है, जो भी बनना है, वो लगभग 77,000 है। तो उसके तहत जो है ना, अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करें तो लगभग 880 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा के हिस्से आते हैं पर वर्ष में। और उसमें काटे हैं विधानसभा सीएम साहब या और ज्यादा देते हैं तो कम से कम 800 करोड़ रुपए तो एक विधानसभा में आता है, अगर सबके सम्मान की बात करें तो हम। तो ये बाकी देखते हैं, साल खत्म होने के बाद में इस बात को मैं अगले बजट में फिर पूछूंगा कितना हमारे को दिया और अपनी बताएंगे। तो ये एक लेखा जोखा है जो आपके सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अभी बताना चाहता हूं, इतना हक आपकी बातों में हमारे को मिलता है। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय मैं जिक्र करना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी जो एक समस्या है युवाओं के लिए बेरोजगारी की, और बेरोजगारी का बहुत बड़ा जो एक सरकार के साथियों ने, सहयोगियों ने बड़ा अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए थे कि उसको 75% नौकरियां देंगे। तो मुझे इस बात का बड़ी हैरानी है कि आज हमारा जो उद्योग जगत, जिसके अंदर आज हम कार में, मोटरसाइकिल में, फ्रिज में और ट्रैक्टर में एक बड़ी लगभग 70% से ज्यादा हमारा हिस्सा हरियाणा प्रदेश के उद्योग का है, लेकिन उसको माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी को जो इसका बजट में प्रावधान करवाया है, वो बड़ी, मैं उनकी इस बात में उसका धन्यवाद करता हूं। कितनी कुशलता के साथ में मात्र 598 करोड़ रुपए उद्योग जगत के डेवलपमेंट के देने का काम किया है। हमारे पड़ोसी राज्य, मैं कहूंगा उनको तो इनसे सीख लेनी चाहिए, हमारे उद्योग मंत्री जी से, जो हजारों करोड़, कई हजार करोड़ अपने उद्योग को डेवलपमेंट करने के लिए लगाते हैं। ये मात्र उसको 598 करोड़ में डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए मैं बधाई देता हूं उद्योग मंत्री जी को। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में जो हमारे सहयोगी साथी सरकार के हैं, उन्होंने 5100 रुपए पेंशन बुजुर्गों को देने का वादा किया था और बड़ी बड़ी बात करते हुए उनको सरकार में बिठाने का काम किया लोगों में। आज उन बुजुर्गों की पेंशन कटती जा रही है, उसके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आया जो उनको 5100 रुपए पेंशन देने का काम करें। एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं सारे सदन में अपने साथियों से, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मेरे पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों में बैठा है, आवाज उठा रहा है।
हम उसके लिए कुछ चिंता नहीं है। और हम जो एमएलए बन के आते हैं और एक दिन की अगर शपथ लेते हैं तो हम पेंशन के हकदार होते हैं। 60-60 हजार रुपये हमें पेंशन मिलती है और दोबारा बनते हैं, दोबारा पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेने का काम करते हैं। इस प्रकार 4-4, 5-5 पेंशनर तनख्वाह लेते आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के एक चीज मिलती है, दोनों थोड़ी मिलती है। हमारे प्रदेश के एक ही चीज मिलती है, या तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो 30 से 35-40 साल अपने जिंदगी के देकर उस प्रदेश की नीतियों को लागू करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, उनकी पेंशन जो है ना ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको नहीं कोई सुनने वाला है। ये इसके लिए कोई प्रावधान बजट के अंदर नहीं किया, बड़े दुख की बात है। उसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे हर एक विभाग के अंदर 10-10, 15-15 साल से कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, जो पक्का होने के इंतजार में बैठे हैं, उनके लिए कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं किया गया है। यह बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। उसके बाद अध्यक्ष जी, शिक्षा एक सबसे बड़ा सत्र है जिससे समाज को ऊपर उठाया जाता है। एक मिनट जलक जो आप माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पेंशन भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, नहीं, शायद इनको मालूम नहीं है। नहीं, पता नहीं, क्योंकि पहली बार बन के आया ना। सिर्फ जिस दिन बनते हैं तनख्वाह शुरू होती है, पेंशन उसी दिन बंद हो जाती है। इस दिन बंद हो जाती है, उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन तनख्वाह शुरू होती है। तो खत्म हो जाए फिर 4 लोगे ना। जब आप नहीं रहोगे फिर तो उस टाइम थोड़ी होती है, आप उसका पूरा पता करो। अध्यक्ष जी, कुल्लू जी, ऐसा है 2-2, 2.5, 3-3 लाख की पेंशन ले रहे ना अभी। एक जना बताओ ना, एक जना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बंद करवाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने की बात कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराना है। मैं तो सदन के साथियों को इसलिए उस बात के लिए उनकी आत्मा को जगाना चाहता हूं कि हमें सबका फर्ज बनता है उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम आवाज उठाएं और उसको लागू करवाने का काम करें। पंजाब की सरकार ने भी घोषणा कर दी उसको लागू करने की। अभी अध्यक्ष जी, अभी तो 7 लोग हैं। हाँ। 6 मिनट हुई है, 6 मिनट। और सभी विभागों के अंदर शिक्षा का जब तक सदन नहीं सुधर सकता, वहां पे 38,000 पद खाली हैं। माननीय मंत्री जी ने उसका लेखा जोखा दिया है। इसी प्रकार से सभी विभागों के अंदर इतने पद खाली हैं जिसको भरने का सरकार ने कोई प्रावधान नहीं ना उस बजट के अंदर लिया गया है। अध्यक्ष जी, भाषण जो बजट भाषण है उसको पढ़ें और उसको सारे वो तथ्य देखें तो ऐसा प्रतीत होता है उसमें इतने लच्छेदार बातें हैं जैसे पूरे प्रदेश का कल्याण हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इतना लच्छेदार बातें, विकास की उत्थान की बातें उसके अंदर हैं, उसको पढ़ते हुए तो मन गदगद हो जाता है। लेकिन जब पिछले उसकी बात करें, अगर पिछला इतिहास जो पिछले बजट आए थे उसमें घोषणा हुई थी गुरुग्राम में, पिंजौर में फिल्म सिटी बनाएंगे, हमारे बच्चे भी सपने देखने लग गए थे कि हम भी हीरो बनेंगे, लेकिन वो हवाई साबित हुई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद की बात करें, सोना में आईएमटी की मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में कराने की बात थी। 8वीं से 12वीं के बच्चों को टैबलेट देने की बात थी, वो बड़े खुश हो गए थे कि हमारे को सरकार की तरफ से वो मिलेगा। किसानों की आय दुगना करने की बात थी, किसान बड़ा उत्साहित था उस बात को देखकर। गरीब व्यक्ति को मकान देने की बात थी, लेकिन इन बातों कहते हुए मुझे खेद है कि इस बजट के अंदर सारी बातें हवाई होती नजर आती हैं, और जो बातें उधर जमुना पार होके आती थी उनमें भी कुछ नहीं कहा। बॉर्डर पर तो देवीलाल का पुतला जरूर लग गया कि तेरी जरूरत भी यहाँ प्रदेश में नहीं, यहाँ है, आप यहाँ विश्राम करो, ये जरूर देखने को मिला है। तो धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री सत्यप्रकाश धन्यवाद जी। गेहूं की फसल की प्रोक्योरमेंट अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी, और जो गोडाउन है उसके अंदर एफसीआई का गोडाउन जो मेरी नॉलेज में आया है अब बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक पड़ा हुआ है। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि इसमें प्लानिंग में क्या ले रखा है माननीय मंत्री जी ने प्रोक्योरमेंट के विषय में। कोई आने वाले के बाद प्रोक्योरमेंट को उस गेहूं को कहा, उसमें भी ये कंप्लेंट है मेरे पास कहीं उससे कि उसमें बहुत सारा गेहूं आज खराब हो चुका है, काला हो चुका है। मेरे पास कल ही कहीं से फोन आया था। तो ये बड़ा गंभीर विषय है।
नई प्रोक्योरमेंट गेहूं आने वाला है, पुराने गोडाउन में पुराना गेहूं पड़ रहा है, सड़ रहा है। धन्यवाद। तो इसके बारे में चिंता करने की धन्यवाद। 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 एक मिनट जी, माननीय सदस्य ने बात प्रोक्योरमेंट की करी है, सरकार पूरी तौर पर तैयार है। जहां तक FCI की बात है, माननीय सदस्य इस सदन में 2.5 साल से हो चुके हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, उनके गोदाउन में सामान पड़ा है, वो कैसे उसको मूव करेंगे प्रदेश सरकार का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट करना, उस प्रोक्योरमेंट को 4 एजेंसीज के माध्यम से पर्याप्त स्टोरेज के अंदर पहुंचाना हमारा काम है। और आप आश्वस्त हो जाइए, हमारा टारगेट है, पहले 50 लाख मैट्रिक टन खुले में रहता था, इस बार हमने टारगेट लिया है कि 20 लाख से भी कम मैट्रिक टन को कहीं ओपन स्टोरेज में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो मंडियां है उनको व्यवस्थित ढंग से हम कन्वर्ट करेंगे कि प्रोक्योरमेंट खत्म होते ही अनाज उसमें स्टोर हो कि गले ना सड़े ना। और हमारी प्राथमिकता है कि फीफो के माध्यम से, आप भी व्यापार में हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के माध्यम से, पहले हमारे 5-5 साल का अनाज स्टेट में पड़ा रहता था। अब ये हालत है कि 1 साल से ज्यादा पुराना अनाज स्टेट गवर्नमेंट के किसी भंडारण में नहीं है। और इस साल ये प्रयास कर रहे हैं कि 365 डेज का टारगेट बनाए कि 365 दिन से पुराना गेहूं किसी भी सरकार के गोदाउन में ना रहे। फीफो के माध्यम से कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग भी उसकी जल्द हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, बैठ जाओ, कुंडू जी बैठ जाओ प्लीज, हो गया। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया गया है, इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, यह बजट एक ऐसा बजट है जो इस तरह का बजट चुनाव के समय में दिया जाता है, जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये लुभावना बजट है। आज ना कोई चुनाव है, लेकिन फिर भी इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं इस बजट के अंदर दी गई है। माननीय स्पीकर महोदय, एक तरफ जहां इसमें वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए गरीब कल्याण के लिए काम किया गया है, इनकम बढ़ाने के उपाय दिए गए हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है, रोजगार के रास्ते खोल रहे, वहीं दूसरी तरफ राजस्व घाटे को कम करने का प्रस्ताव इस बजट के अंदर दिया गया है। माननीय स्पीकर महोदय, प्रदेश के अंदर औद्योगिक स्थिति मजबूत हो, इसलिए पूंजीगत व्यय का प्रतिशत भी इसमें बढ़ाया गया है। एक तरफ जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी, उनकी पावर को डेलीगेट करके और उनको और सशक्त, मजबूत उनको फाइनेंशियल पावर दी गई है, वहीं 60-40 के रेशियो के अनुसार उनके मैचिंग के अनुसार उनके लोकल गवर्नमेंट के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर पार्क, स्वास्थ्य, लाइब्रेरी, इनके लिए काम करने के लिए फंड का प्रावधान किया गया है। माननीय स्पीकर महोदय, जहां महिलाओं के लिए पहले हर 20 किलोमीटर में हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज और थाने उपलब्ध कराए गए, उसी प्रकार 50,000 महिलाओं के लिए 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लक्ष्य रखा गया, जो बैंकों से लिंकेज होकर और अपने स्वयं सहायता ग्रुप को अपने प्रोडक्शन करके और रोजगार के साधन प्राप्त कर सके। ये एक बड़ा लक्ष्य है। और इतना ही नहीं, और 2 कदम आगे बढ़कर पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जहां हमारी मातृशक्ति के लिए किया गया है, वहीं औद्योगिक मजदूरों के लिए जहां ESI की डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल का प्रावधान किया गया है। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पटौदी के अंदर एक ESI डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय लिया गया है, उस पर भी मैं बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हूं। गरीब जिनके पास कोई आय का साधन नहीं,
अगर वो अपना पशुपालन का, भेड़ बकरी का, गाय का कोई काम करना चाहे तो पंचायत की जमीन पट्टे पर देकर वहां बाड़े शेड बनाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर जो बिल्कुल भूमिहीन मजदूर है, जो बिल्कुल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर है, लैंडलेस है, उनको अपनी इनकम बढ़ाने का एक माध्यम इसके मार्फत मिलेगा। माननीय स्पीकर महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आईटी हब गुरुग्राम के अंदर मानेसर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा जो आईटी का इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 8 पर केएमपी के नजदीक एक बड़ा बस पोर्ट जो आरआरटीएस, ऑर्बिटल, तमाम केएमपी इनको कनेक्ट करते हुए बनाने का जो निर्णय लिया गया है, इससे हमारे दिल्ली और गुरुग्राम के व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाहर जो बसों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी, वो एक सुगम व्यवस्था परिवहन की उपलब्ध हो जाएगी। माननीय स्पीकर महोदय, आज गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में, पंचकुला में आए कर्मचारी और कहें कि मेरे जैसा व्यक्ति 200 गज का प्लाट नहीं ले सकता, अफोर्डेबल में भी नहीं ले सकता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 एचएसयूपी के खंड डेवलप करके 40,000 प्लॉट जो देने का निर्णय लिया गया है, बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, निश्चित तौर पर आम लोगों को किफायती तौर पर रहने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय स्पीकर महोदय, आपने माध्यम से मैं आपका से अनुरोध करूंगा कि हमारे केएमपी के आसपास एक स्टेडियम, इंटरनेशनल स्तर का एक स्टेडियम, वहां पर क्योंकि एयरपोर्ट भी नजदीक पड़ता है और उसका बहुत सुचारू ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, इसलिए एक बेहतरीन स्टेडियम इंटरनेशनल स्तर का वहां बनाया जाए। मैं माननीय स्पीकर महोदय, कमेटी नंबर 4, अडॉप्ट कमेटी 4 में डिमांड नंबर 25 पर जो रिकमेंडेशन है, नंबर 1 और 2, बजट डिजायर द प्रोविजन ऑफ द एलोकेशन ऑफ बजट टू प्रमोट एनकरेज द न्यू एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ एससी कैटेगरी, ये कमेटी नंबर 7 है, इन स्टेट शुड बी मेड। निश्चित तौर पर स्टूल कास्ट के लिए पीछे मैंने प्रश्न लगाया था, वो मेरा उस इत्तेफाक से नंबर नहीं आया। पूरे हरियाणा के अंदर जितनी एग्रीकल्चर भूमि है 90 लाख एकड़ है, मात्र स्टूल कास्ट के पास 1 लाख है, 1% है। उद्योग है नहीं, खेती है नहीं, रोजगार है नहीं, तो मेरे जो ये रिकमेंडेशन दी गई है कमेटी नंबर 7 कि एससी एंटरप्रेन्योर को चाहे पद्मा योजना में, एमएसएमई में प्रमोट किया जाए। माननीय स्पीकर महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये ठीक है कि बजट में शेड्यूल कास्ट के नाम का अलग से उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन 355 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के बजट के अंदर बढ़ाए गए हैं। पिछली बार 525 करोड़ 51 लाख 40 हजार थे और इस बार 890 करोड़ 52 लाख 54 हजार है। एक बड़ी राशि बजट में शेड्यूल कास्ट के लिए बढ़ाई गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय वित्त मंत्री के तौर पर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन इसके साथ ही एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि शेड्यूल कास्ट का जो पैसा है, रिजर्व फंड है, वो शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर एक्टिविटी पर ही हो, किसी दूसरी एक्टिविटी पर उसका यूटिलाइजेशन ना हो। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिषपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे उधर से ही एक आवाज आई, उसी को पूरा कर रहा हूं एक बार। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या हो। आज का अगर ये किसके बारे में क्या कह रहे हो आप? ये उल्लू का सबने पता कौन है? महिपाल कौन है सबने पता? महिपाल ढांडा जी ने इसको आधा बोला था, उसको मैंने पूरा किया है, आप कार्रवाई में देख लीजिए। उन्होंने आधा बोला था, मैंने पूरा किया है।
अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा अगर ये सरकार इतराती है तो ये भ्रष्टाचार पे, हर बात पे कि भ्रष्टाचार मुक्त, परंतु अगर हम धरातल पे जाके देखें, हर डिपार्टमेंट में होड़ लगी है कि हमने भ्रष्टाचार करना है। आज अगर ईमानदारी को ढूंढने लगे तो ईमानदारी मिलेगी नहीं इनके शासन में, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर मैं इस बजट पे बात करूं तो जो 2021 में बजट पेश हुआ उसमें प्राथमिकताएं दी थी कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, और वही प्राथमिकताएं इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है। तो मैं कृषि से ही स्टार्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हो सकता है, हमने इतिहास में भी पढ़ा, काफी इतिहास की भी बातें हुई, उसमें मैं बताऊंगा कि हो सकता है गजनबी ने बहुत लूटा, ब्रिटिश शासकों ने बहुत लूटा, परंतु अगर आजाद भारत की बात करें तो सबसे बड़ी लूट है वो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, वह है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आंकड़े ये पूछना चाहेंगे कि कितनी बड़ी लूट है, ये जो मैं रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं, ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो हमारा सेंटर का है उसकी रिपोर्ट है कि 2016 से लेकर दिसंबर 2020 तक 1,26,521 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से लिया गया, और दिया कितना गया? 87,320 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, यानी 31% है वो उन बीमा कंपनियों की जेब के अंदर। कम से कम 40,000 करोड़ रुपया हमारे किसान का उस बीमा कंपनियों को देने का काम किया। वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है, जिसका गुणगान करते आप नहीं थक रहे। ये भारत सरकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा में रिपोर्ट नहीं है, हरियाणा में क्या कर रहे हो? ये गलत कह रहे। हरियाणा में पहली बात सुनिए, पहली बात तो ये बीमा योजना स्वैच्छिक है, मैंडेटरी है। लूट कैसे करेंगे इसको? स्वेच्छा से आदमी कराता है, उसको लूट कैसे करेंगे आप? स्वेच्छा से करवाता है। दूसरी बात, हरियाणा में जितना पैसा लिया गया है उससे ज्यादा किसानों को बटा है। अध्यक्ष जी, कोई नहीं काटता स्वेच्छा से, कोई हरियाणा में कोई जबरदस्ती नहीं काटता, स्वेच्छा से करवाता है। लूट किसको कैसे कहेंगे? गलत, जब मर्जी से बीमा कराता है और किसान को फायदा है, किसान को ज्यादा पैसा मिला। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं कि हम नहीं, ये बीमा कंपनी अपने आप किसान बीमा कराए, ये कह रहे हैं, परंतु खाते से काटने का काम उनके पैसा सरकार करवा रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? इसकी किसान की मर्जी से काटा जाता है। लूट तो ये करवाते थे जब किसान की जमीन को जबरदस्ती एक्वायर करते थे। अब किसान की मर्जी से काटा जाता है, बिल्कुल नहीं काटा जाता, बगैर पूछे नहीं काटा जाता। हाँ, लूट नहीं है, मर्जी से काटा जाता है, मर्जी से। जब किसान 13 महीने दिल्ली की बॉर्डर पर थक हार के आया, और उसके बाद जब वो अपने घर आया, उसको लगा कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, तो उसको डीएपी और यूरिया खाद के लिए इन्होंने रुला दिया। और आज बजट के अंदर इस प्रकार की। बत्रा जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भूषण जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, मंत्री हैं, वो विधायक है, आप मंत्री हो। एक मेरी बात सुनो, एक मंत्री जब ये कह रहे हैं, हमारे सरकार पे लगाया है कि किसानों की जमीन लूटी है, भाई जो कुछ ने लूटी है, कौन किसान ला? ये लिखा आपने? अभी क्या कहा आपने? ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कही।
ये मैंने ये कही है कि ये लोग अध्यक्ष महोदय, ये नहीं क्या एक भी किसान की नहीं। पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।